नमस्कार, मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका और हमारा जो कार्यक्रम चल रहा था साक्षात्कार कार्यक्रम एक मुलाकात एहसासों के साथ, तो उसी कार्यक्रम में आज हमारे साथ दिल्ली से अवधेश जी उपस्थित हैं। तो अवधेश जी आपका हमारे मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। जी, और बहुत मैं आभार। बता दूँ जी, और मैं अवधेश जी के बारे में बता दूँ तो वो बहुत ही अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत सारे मंचों से ऑनलाइन, ऑफ़लाइन जुड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छी-अच्छी कविताएँ और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो है लिखते रहते हैं और साथ ही बहुत सारे मंचों पे काव्य पाठ भी करते रहते हैं। तो उनका जो ये साहित्यिक सफ़र चल रहा है, आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे और उनका साहित्यिक सफ़र आगे भी कैसा रहा और अब तक कितनी बुकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं, आप लोग भी इसी तरह जुड़े रहिएगा और अपने अच्छे-अच्छे कमेंट से अवधेश जी का उत्साहवर्धन करते रहिएगा, क्योंकि अच्छा लगता है जब कोई कमेंट करता है साहित्यकार के विचारों पर। तो अब जो है हम अवधेश जी की तरफ ही चलते हैं और उनसे जानते हैं उनके बारे में। तो अवधेश जी एक बार फिर से आपका हमारे मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत आभार। अवधेश जी सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमें अपना व्यक्तिगत मतलब हमारे दर्शकों को अपना व्यक्तिगत परिचय दीजिए। आप कहाँ से हैं और आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है और आपका जो शैक्षिक पृष्ठभूमि है, तो इसके बारे में कुछ हाँ बताइए? जी। जी, वैसे तो जन्म तो मेरा उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले में हुआ था। लेकिन 1 साल का था मैं तो माता-पिता यहाँ दिल्ली में आ गए थे। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि बचपन से लेके अभी तक मैं दिल्ली में ही पला-बड़ा हूँ। शिक्षा भी दिल्ली में हुई है सब कुछ। हाँ, ये है कि बराबर गाँव आना-जाना लगा रहा, तो वहाँ से जुड़ाव है। लेकिन कर्मभूमि तो मुख्य रूप से ये दिल्ली ही है। तो पढ़ाई का क्या है कि मैंने सीबीएसई से अपना 10वीं और 12वीं की और उसके बाद में फिर अपना 2012 में मैंने अपना स्नातक पूर्ण किया था दिल्ली विश्वविद्यालय से। और पहले मैं थोड़ा बहुत लिखता था। स्कूल के समय मुझे याद है कि पहली बार मैंने एक गीत लिखा था जब मैं 10वीं कक्षा में था स्कूल में। तो हमारे जो शिक्षक थे हिंदी के और जो उनकी तैयारी कराते थे, ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, तो उनकी तैयारी कराते थे, तो उनको बहुत अच्छा लगा था। अ, फिर बाद में क्या हुआ कि और बाकी पढ़ाई-लिखाई में कुछ नई चीज़ें आईं और बाकी कोई कई कोर्सेज़ साथ में पढ़ाई के साथ कई कोर्स भी चलते थे उस समय। जैसे एक इंग्लिश का कोर्स भी लोग करने लग गए थे। कंप्यूटर कोर्स का बहुत चलन हो गया था उस समय में। और मैं साथ में 10वीं के बाद ही मैंने हार्डवेयर नेटवर्किंग ये कोर्स भी अपना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद में फिर मैं अपना कार्य में लग गया। हार्डवेयर नेटवर्किंग की जॉब मैंने शुरू कर दी थी, प्रारंभ कर दी थी। को कुछ समय तक मैंने अपना खुद का काम किया और फिर मुझे एक मौका मिला एक मल्टीनेशनल कंपनी में डेस्क सपोर्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए। तो वहाँ पर मैंने किया। वहाँ पर कुछ कार्य इस प्रकार का होता था कि उसे बोलते हैं रिमोट सपोर्ट। रिमोट का तात्पर्य ये होता है कि एक जगह दूसरी जगह पर आना-जाना होता है इस प्रकार से। तो हमारे जो सारे क्लाइंट थे हमारी कंपनी के, वो यूएस और कनाडा के थे। तो उनकी कंप्यूटर में प्रॉब्लम होती थी, तो उनकी कंप्यूटर स्क्रीन को रिमोटली हम अपनी स्क्रीन पे उठाते थे और यहाँ से ट्रबल शूटिंग करके वो ठीक कर दिया करते थे। लगभग 5 साल मैंने कार्य किया, उसके बाद में जैसे हमारे पापा का व्यवसाय है, तो वो मुझसे कहते थे कि प्राइवेट नौकरी है, इसका क्या? तो अगर ये कार्य सँभालो। तो जब फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, एक बार कर ही लेते हैं। तो मैंने कार्य सँभाला, लेकिन क्या है कि कोरोना के बाद से उस तरह से कार्य ज़्यादा रहे नहीं हैं। ज़्यादातर व्यवसाय जो हैं बहुत मंद पड़ चुके हैं। तो अब ये विचार मेरा तो यही बन रहा था कि अब इस वर्ष से अब दोबारा से अपना खुद का कार्य जो है लैपटॉप और कंप्यूटर का सेलिंग परचेजिंग का और साथ में सर्विसिंग का ये प्रारंभ करूँ। लेकिन कुछ स्थितियाँ अभी बन नहीं पा रही हैं, तो इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष तो प्रारंभ कर ही दूँगा मैं। और बहुत बढ़िया सोचा है। साहित्यिक विषय बताऊँ अगर मैं, तो दोबारा जो मैं लिखना प्रारंभ किया, वो 2018 से किया। एक संस्था थी क्षितिज नाम से, उससे जुड़ा और जुड़ने के बाद से ही कुछ महीने बाद से एक और संस्था थी आगमन, उससे जुड़ा मैं।
शायद आपने नाम सुना हो, उनके संस्थापक आदरणीय पवन जैन जी थे। अब तो वो रहे नहीं है। तो करते-करते कुछ उनसे लगाव हुआ काफ़ी पवन सर से। और हमें मेरा क्या था कि जैसे मैं देखता था कि पवन सर एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और सारा काम अकेले सँभाल रहे हैं। जैसे कि ट्रॉफ़ी है और जो स्मृति चिन्ह है, सर्टिफ़िकेट है, सब व्यवस्थित कर रहे हैं अकेले। पूरा दिन उनका खुद का कार्यक्रम है, वो पूरे दिन खड़े हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा-सा लगता था कि मतलब कि ऐसे कैसे? तो फिर मैं थोड़ी सहायता करनी शुरू की इनकी थोड़ी-थोड़ी करके। फिर उन्होंने थोड़ी और ज़िम्मेदारी देनी शुरू की। मेरे और मित्र हैं कुलदीप कौर जी और पंकज चावला, मतलब ये लोग भी हमारे साथ में, हम लोग सब सहायता करते थे। फिर करते-करते हम आगमन की मुख्य टीम में आए, कोर टीम में आ गए। तो लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले वर्ष हृदयघात से उनका निधन हो गया, पवन सर का। उसके बाद फिर सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। बात है। तो तो आप फिलहाल लोग हम तो मतलब खैर उनके साथ मिलके साहित्य सेवा करते थे? हाँ जी, उसमें करते थे। उसके अलावा और भी जैसे संस्थाएँ हुईं, उनमें साहित्यिक गतिविधियाँ अपना उसमें थोड़ा बहुत योगदान देना, ये सब किया है, लेकिन मुख्य रूप से आगमन से ही जुड़े हुए थे। तो अब तो सर नहीं है, तो उस तरह से कार्य वो चीज़ रही नहीं, तो फिलहाल हम अब उससे जुड़े हुए नहीं हैं और अपना स्वतंत्र रूप से हम लोग कार्य कर रहे हैं अब। मैं हूँ, जो हमारे मित्र लोग हैं, स्वतंत्र रूप से। और बाकी संस्थाएँ हैं, आमंत्रित करती हैं, चला आता हूँ, मैं काव्य पाठ कर लेता हूँ अपना, जैसे भी और कुछ अगर अपनी तरफ से साहित्य की सेवा देनी है, तो वो भी कर देता हूँ। तो फिलहाल अभी ये चल रहा है और प्रभु के बाद से बढ़िया चल रहा है सर, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया बात है ये तो कि आप मतलब साहित्य सेवा भी करें, तब तो आप बहुत बड़े साहित्य प्रेमी हैं और साहित्य को काफ़ी जो है गहराई से समझते होंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, देखिए आपने जैसे बताया। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। बताइए पहले। मैं बोलूँ? नहीं, गहराई से तो क्या है, हाँ जी, आप बोलिए। मैं ये कहना चाह रही थी ना कि आपने बताया कोरोना के बाद से जो काम में इतनी मंदी आ गई है, लेकिन आपने जो सोचा है कंप्यूटर के लिए ना, तो ये आपका बहुत बेस्ट हाँ जी, जी। ऑप्शन है क्योंकि आज के ज़माने में ना जो है सब कुछ टेक्नोलॉजी पे ही निर्भर है और डिजिटल ज़माना हो गया है, तो ये आपका बहुत अच्छा जो है सोचा जो डिसीज़न है ना बहुत अच्छा है। आप इसमें सच में अब बहुत कारगर होंगे। ये तो इसमें क्या है ना, मैंने सोचा तो और भी था, और भी व्यवसाय के बारे में सोचा था करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि अगर हम कोई व्यवसाय करते हैं, उसमें उसका अनुभव नहीं है अगर, और अगर हमने कारीगर रखे हुए हैं और उन्हीं के भरोसे अगर हम पूरी तरीके से हैं, तो कुछ कारीगरों को कुछ नहीं पता है। कई बार जब सबसे अधिक आवश्यकता उनकी होती है, उसी समय धोखा दे जाते हैं। अब ये वाला जो कार्य है कंप्यूटर का, इसमें अनुभव है। इसमें अगर कोई नहीं भी है, तो भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। मैं और मेरा मित्र एक और है, जो हम भी पहले साथ में करते थे, अब फिर हम दोनों साथ में शुरू करेंगे। तो अब लैपटॉप का क्या है, आज के समय में जो सेकंड हैंड लैपटॉप है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। तो वही हम लोगों ने सोचा हुआ है, बाकी जब प्रभु कृपा करेंगे तो शुरू हो जाएगा। नहीं, बहुत बढ़िया सोचा है क्योंकि आने वाला जो भविष्य है देख ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल और टेक्नोलॉजी की जितनी सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ बहुत ज़्यादा, तो ये वाला बेस्ट ऑप्शन है आपका। अच्छा उदेश जी, अब जो है मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आपने बताया आप साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी टाइम से हैं, लिखना शुरू किया, बीच में रुक गए, फिर लिखना शुरू किया। तो आपको ये लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? पहली बार मतलब कहाँ से प्रेरित होके आपने लिखना शुरू किया और फिर आपका साहित्यिक सफ़र कैसे चल पड़ा आगे? इसके बारे में बताइए। प्रेरणा तो मैं आपको बताऊँ, देखिए होता क्या है ना, कहते हैं ना कि एक अच्छा लेखक या कवि होने से पहले एक अच्छा श्रोता होना ज़रूरी है। या फिर एक लेखक होने से अच्छा पाठक होना ज़रूरी है। तो मेरा क्या था कि भगवान के पास से हिंदी मेरी बहुत अच्छी रही है शुरू से ही। जब मैं था छोटा था, तो उस टाइम में जैसे आजकल ये क्लासें हो गई, नर्सरी, एलकेजी, ये सब हो गई ना, उस टाइम ये सब नहीं हुआ करता था। तो सीधा पहली क्लास में मेरा एडमिशन हुआ था और पहली क्लास में उसी साल में कुछ ही महीनों में मुझे हिंदी पढ़नी आ गई थी। जो पुस्तक थी, हिंदी पढ़ने लग गया था। तो अब क्या था कि तीसरी क्लास से ही जो सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूल में होते थे, उनमें भाग लिया करता था। जैसे कि 15 अगस्त है, 26 जनवरी या और कोई कार्यक्रम होते थे, उसमें फिर उस टाइम लिखता तो था नहीं, तो हमें ऐसे हमारे शिक्षक देते थे, कविता दे दी, उसको तैयार किया, उसको बोला हमने। तो ये सब चलता था और हमेशा कुछ ना कुछ मुझे मिलता था, मतलब जैसे पुरस्कार जो हो गया, ये मिलता था। फिर छठी क्लास से क्या हुआ कि 7वीं क्लास से इसके अतिरिक्त एक चीज़ और में जुड़ा मैं। मेरी कभी हिंदी थी अच्छी थी, तो संस्कृत भी अच्छी हो गई।
तो उसमें क्या था कि एक प्रतियोगिता होती है दिल्ली संस्कृत अकादमी की, दिल्ली में। उसे कहते हैं श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता। तो 7वीं क्लास से 10वीं क्लास तक मैं उस स्कूल में रहा और मैं लगातार उसमें भाग लिया। तो उसमें मेरे श्लोक जो उच्चारण थे अच्छे होते थे। तो उसमें मुझे काफी कुछ जो है वो मतलब उसमें कैश में भी मिला, पुरस्कार सर्टिफिकेट तो मिलते ही थे। तो अब ये देख देख के कभी मन में इच्छा आती थी कि हम पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं औरों की रचनाओं को, तो कभी खुद भी एक प्रयास करके देखें। तो एक लय जो होती है, लय पकड़ करके, वो मुझे याद नहीं है वो गीत, लेकिन आपको वो मैं लय सुनाता हूँ। जैसे एक गीत आया था बहुत समय पहले, अ, आओ सुनाए, नहीं ध्यान आ रहा, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की, इस प्रकार से। हाँ, आओ दिखाए मन मंदिर में बसाए, आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी हुँ, सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। इसलिए पकड़ के एक गीत लिखा 10वीं में, तो वो पसंद किया गया था। फिर बाद में 10वीं के बाद में क्या होता है कि थोड़े विषय थोड़े बदल जाते हैं। अब मेरे पास लिया तो मैंने कहा आर्ट्स ही था, लेकिन मेरे पास में कंप्यूटर साइंस भी था। कंप्यूटर साइंस से थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ता था, तो वो सब छूट गया। फिर अपना टूटा फूटा कभी कभार बीच में चलता था, जैसे कि जब व्हाट्सएप आया नया नया, तो व्हाट्सएप में उस टाइम क्या था, नए नए ग्रुप बनने शुरू हुए थे, और सबको सबको एक नया जोश होता था ग्रुप के अंदर एक्टिव रहना लगातार। तो उसमें लग गया था, भी कुछ लिख के थोड़ा डाल दिया करते थे। लेकिन तब वो बात नहीं थी। 2018 से फिर जैसे मंच मिला, फिर धीरे धीरे। लेकिन ये है क्या था कि जब पहले लिखने में अब के लिखने में इतना अंतर होता है कि अगर मैं आज की अगर 2 साल पहले की रचना भी पढ़ूंगा अपनी, तो पढ़ने का मन नहीं करेगा कि ये क्या लिखता था। सही कहा बिल्कुल। और तब तो हाँ, वो क्या था कि मेरा तब भी ये था लय पकड़ के ही लिखना। तो मेरे एक मित्र हैं, बहुत खास मित्र हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, विक्रम मिश्र अनगढ़ जी। तो वो मुझे बार बार बोलते थे कि तुम्हारी रचना जो है, ये मात्राओं के लगभग लगभग करीब है, 99% करीब है। तो पूरी जैसे मात्राओं में इसको लाना सीखो। तो जब छंद का ज्ञान था नहीं, तो 2019 से धीरे धीरे उनसे छंदों का ज्ञान लेना प्रारंभ किया। तो शुरू में प्रारंभ बहुत दिक्कत हुई, कि जब जो भाव मन में आते थे ना कई बार, तो मात्राओं में ढालने के चक्कर में वो भाव ढंग से वो नष्ट हो जाया करते थे। लेकिन प्रयास से फिर ठीक हो गया। अब तो कोई दिक्कत होती नहीं, अब तो ज्यादा छंद में ही लिखता हूँ सब कुछ, ज्यादा लगा सभी कुछ छंद में ही, मात्राओं में। वो तो और कुछ उनसे बहर सीखी गजलों की, तो कभी कभी वो भी लिख ली होती है। बहुत बढ़िया है। तो मैं बताऊँ, छंद में लिखना सच में बहुत मुश्किल होता है। मैं भी कई बार कोशिश करती हूँ लिखने की, पर मुझे समझ नहीं आता, तो मैं ऐसे ही छंद-मुक्त कविताएँ ही लिखती हूँ। ज़्यादातर मुझे कहानियाँ, उपन्यास पसंद आते हैं। पर आपका बहुत अच्छा है। जी जो है ये चीज़ आप ना आगे भी मतलब बरकरार रखिएगा। अभी तो चलिए काम में थोड़ा बिज़ी रहते हैं तो मौका नहीं मिल पाता, लेकिन आगे जी। आपको बहुत टाइम मिलेगा तो आप ऐसे लिखते रहिएगा। अवधेश जी, आपकी कोई एक अच्छी-सी रचना सुन लेते हैं। अभी आपने बताया आप गज़ल भी लिखते हैं, छंद वाली कविता भी, तो कोई हाँ एक जी, अच्छी-सी रचना सुन लें, फिर कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी, अभी सुनाता हूँ मैं आपको। अ, आपको मैं एक प्रारंभ करता हूँ मुक्तक से। अभी मैंने कुछ समय पहले ही लिखा हुआ है, जी, स्वागत है। क्योंकि एक जो 15 अगस्त आने वाला है अभी स्वतंत्रता दिवस, तो उसके अवसर पर जैसे कि आपको 2 शेर हैं गजल के, वो सुनाता हूँ आपको। सांस थम जाए मेरे वतन के लिए, जा चली जाए मेरे वतन के लिए, सांस थम जाए मेरे वतन के लिए, जा चली जाए मेरे वतन के लिए, आखिरी रखूं का बहाना मुझे, आखिरी रखूं का बहाना मुझे, काम अगर आए मेरे वतन के लिए, काम अगर आए मेरे वतन के लिए। और वैसे तो मैं अधिकतर हाथ से ही लिखता हूँ, और मंचों पर भी अधिकतर हाथ से सुनाता हूँ। जी, तो सुना दीजिए जैसे हम कि लोग को आपको भी।
बताता हूँ। जैसे कि अपने बारे में बताता हूँ। मैंने बस ऐसे ही मजाक मजाक में लिखे था अपने बारे में, कि अच्छा। जैसे कि मैं जो वादा करता हूँ उसको निभाता जरूर हूँ। तो इस प्रकार से सुनाता हूँ आपको। हृदय की बात सुन लो, मैं सभी को एक बताता हूँ, किया वादा किसी से जो उसे अब तक निभाता हूँ। मुझे डॉक्टर ने बोला तुम कभी बाहर नहीं खाना, मुझे डॉक्टर ने बोला तुम कभी बाहर नहीं खाना, तभी से पैक करवा कर मैं अपने घर पे खाता हूँ, तभी से पैक करवा कर मैं अपने घर पे खाता हूँ। बहुत बढ़िया। और एक लिखा था, कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं कि हुँ, ऐसा तो हुँ। होता है, कई बार लोग को जाते तो कष्ट होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनके जाने से हमको बड़ा सुख मिलता है। तो उन बिल्कुल। लोगों के लिए अच्छा मैंने लिखा ऐसा था। भी है। जी, जी। ऐसा भी होता है, अभी आप आज समझ जाएंगे कि आप हुँ, हुँ। सबके जीवन में ऐसे लोग जरूर मिलते हैं। बिना सिर पैर की बातें बहुत ही वो बनाते हैं, समय बर्बाद करने को वो क्या कर तब दिखाते हैं। हमें जीवन में मिलते लोग हैं कुछ गैस के जैसे, हमें जीवन में मिलते लोग हैं कुछ गैस के जैसे, जी, निकल जाने से उनके हम बड़ा आराम पाते हैं, निकल सही बात है। जाने से उनके हम बड़ा आराम पाते हैं। बहुत बढ़िया, एकदम सही लिखा है। होते हैं कुछ लोग बहुत इरिटेटिंग होते हैं, इंसान सोचता है कब उनसे पीछा छूटे। बहुत अच्छी रचनाएँ आपने लिखी है, हास्य की भी और वो गज़ल भी। अवधेश जी अब जो है कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, कुछ प्रश्न करेंगे फिर आपकी रचनाएँ सुनेंगे। हाँ तो जी। अब जो है मैं ये जानना चाह रही थी आपसे, एक तो आपका जो ये पढ़ाई का आपने बताया मतलब आपका जो प्रोफ़ेशन है और आपका ये जो टैलेंट है साहित्य का, ये दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। साहित्य और कहते हैं ना कि हम्म, साहित्य का और वो जो इंजीनियरिंग का है, कोई मतलब मेल नहीं होता है, पर आपका जो है ना वो बहुत अच्छा है और कविता सुन के तो एकदम यकीन हो गया। तो अब जो है मैं आपसे ये ये मे, जानना चाह रही थी। हाँ, बताइए फिर पूछती हूँ। हाँ जी, वो मेल तो इस नहीं, नहीं कारण आप है कि पहले हिंदी अपनी मेरी बात अच्छी रही बताइए है, फिर। और बस हाँ। वही ये कारण है कि हिंदी एक तो अच्छी रही है, और हिंदी मेरी शुरू प्रारंभ से रुचि रही है हिंदी भाषा में। ये बस उसी का कारण है और कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया है मतलब आज के टेक्नोलॉजी युग में इतना डिजिटल होके और आपका प्रोफेशन भी इंजीनियरिंग वाला है, उसके बाद भी आप हिंदी साहित्य और जो है कला को इतना प्रेम करते हैं, ये बहुत ही अद्भुत बात है। आपके जैसे लोग आजकल मिलते भी बहुत कम ही हैं, तो बहुत अच्छा है आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, दूसरों को प्रेरणा देते रहिएगा जिससे और लोग भी इससे सीखें। अवधेश जी अब मैं आपसे ना ये जानना चाह रही थी कि आपकी साहित्य के अलावा और कौन-कौन सी रुचियाँ हैं जिसमें आपको बहुत मतलब शौक है करने का? साहित्य के अलावा जैसे चित्रकारी हो तो लगभग छूट सी गई है। लेकिन अभी 2-3 वर्ष पूर्व एक पेंटिंग बनाई थी, ऑयल जो होता है ना, ऑयल पेंट, उससे बनाई थी मैंने अभी कुछ दिन पहले, शायद पिछले महीने। उसकी फोटो मैंने डाली हुई थी, फेसबुक पे पोस्ट की थी, तो लोगों को अच्छा लगा था। और मेरी जो चित्रकारी है ये, मतलब जब स्कूल के समय था तब तो मैं बहुत करता था, और उससे मुझे कई बार जो उसमें मुझे इनाम वगैरह मिले हैं। एक बार सिल्वर मेडल भी मुझे मिला था उसमें। तो लेकिन फिर वही है कि इसमें समय लगता है कि इस कार्य में, तो अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन रुचि तो कभी बनी हुई है। उससे अतिरिक्त जो बांसुरी है, बांसुरी वादन, उसमें मेरी रुचि है। अभी मैंने कहीं सीखी नहीं है वैसे, लेकिन कुछ धुन बजा लेता हूँ, और ऐसे एक धुन अगर मुझे, मैंने सोचा कि मुझे ये बजानी है, तो उसे अगर कुछ दिन प्रैक्टिस करता हूँ मैं, तो फिर वो धुन उस पर उतर आती है। तो ये तो थोड़ा सा अद्भुत वो भी है टैलेंट है अपना। आपके अंदर, बहुत ही मैंने कुछ अद्भुत अपने थोड़े टैलेंट है वीडियो आपका। डाले हुए हैं मैंने, अपने फेसबुक वॉल पर कुछ हुँ, वीडियो में हुँ। डाले भी हुए हैं इसके। तो अभी आपके पास है पेंटिंग? अगर है तो दिखाइए कुछ, अगर घर में रखे हैं। पेंटिंग मुझे, एक मिनट देखता हूँ, मैं ढूंढता हूँ। जी, जी, बिल्कुल। तो आप लोगों ने सुना हमारे जो दर्शक हैं आप लोगों ने देखा अवधेश जी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। साहित्य के साथ-साथ मतलब प्रोफ़ेशन से वो इंजीनियर हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें हिंदी साहित्य और साहित्य में बहुत रुचि है और इसके अलावा उन्हें पेंटिंग करने और बाँसुरी वादन का भी बहुत शौक है।
और जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, मैं तो उन्हें यही कहूँगी कि आप सबको प्रेरणा लेके बहुत कुछ सीखना चाहिए। इंसान अपने जीवन में बिज़ी होके भी बहुत सारे काम कर सकता है। मतलब अपने शौक को और अपने टैलेंट को भी ज़िंदा रख सकता है और साथ ही साथ अपना जो प्रोफ़ेशन है, जो काम होता है, वो भी कर सकता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही प्रेरणा मिली है अवधेश जी से, अ, बाकी लोगों को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। हाँ, दीपांजलि आगे जी, क्षमा करता हूँ, मुझे हाँ, मिली नहीं अभी, पता नहीं कहाँ रखी हुई है, तो ढूंढने में चलिए समय कोई ज्यादा बात लग नहीं। जाएगा फिर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे बहुत अच्छा लगा जान के आपको पेंटिंग करनी भी आती है, बाँसुरी वादन भी आता है और भी अगर कोई शौक है तो उसके बारे में भी बताइए? हाँ, नहीं, और शौक तो बस एक शौक तो वही है कि अंतिम समय तक वही शौक चले। वो शौक बस ये है कि बन के सेवक रहो सीता पति का सदा, नाथ का मुझ अकिंचन पर उपकार हो, करना ऐसी कृपा मृत्यु जब हो निकट, राम रटते हुए मेरा उद्धार हो। ये रुचि है जो, बस इसके अलावा अंतिम रुचि और कोई नहीं है। वाह! विशेष रुचि बहुत यही है। बढ़िया है। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी रुचि है, बहुत बढ़िया। अवधेश जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप बहुत दिनों से साहित्य के क्षेत्र में हैं, तो अब तक आपकी कितनी एकल पुस्तिका और साथ ही साझा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं? इसके बारे में कुछ बताइए? देखिए, एकल पुस्तिका तो एक पुस्तक आई थी 2019 में, अवधेश कलम के नाम से। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आई थी ज्यादा जल्दबाजी में। आ चुकी है, लेकिन जल्दबाजी में थी। वो जल्दबाजी में ऐसे थी कि जैसे, अब मैं नाम तो लूंगा नहीं संस्था हुँ, का। हुँ, बिल्कुल। तो आजकल संस्थाएं होती कई ऐसी ना कि क्या होता है कि जब कोई नया नया कोई नवांकुर कोई होता है ना, तो हुँ, क्या होना चाहिए ना, प्रारंभ में अगर कुछ कमियां उसके अंदर है तो पहले कमियां बता के उसका सुधार करवाना चाहिए। और एक कमियों में भी अगर उसको ये बताया जा रहा है, ये तो बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, ऐसे करते हुए अगर झाड़ पे चढ़ाया जाए ना उसको, तो उसके लिए ठीक नहीं है ये। और कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं आज के समय में जो प्रकाशन की सुविधा भी देती हैं। उनका एक पैकेज होता है कि इस साल की इतने रुपए, जैसे कि मान लो 25 रुपए, एक साल के 25 रुपए जो मेंबरशिप है, इसकी फीस है। और हर साल रिन्यू होगी। उसमें आप चाहें तो आपकी किताबें पब्लिश हो जाएगी। तो अब मैं कि पहली बार मैं जुड़ा था कि संस्था, साहित्यिक संस्था से, उस टाइम फेसबुक की ज्यादा समय नहीं होता है हुए, मुझे इतना पता था नहीं। तो और मैं जुड़ने वाला भी एक जानकार ही था, उससे मैं बचपन से जानता था। मेरे सामने छोटा ही था वो, उससे बड़ा हो तो। अब उसके क्या हुआ कि हालांकि ठीक ठाक लिख लिख लेता था, लेकिन कमियां बहुत थी। अब उनको जो उस संस्था की जो अध्यक्षा थी, क्या होते, तुम तो बहुत अच्छा लिखते हो, तुम्हारी किताब आनी चाहिए, ये है वो है, ये है वो है, करते करते तो अब पैसे भी गए, किताब भी गई उसमें। ये नहीं कहता मैं कि लिखना नहीं आता था पूरी तरीके से, है, लेकिन कुछ कमियां थी, जैसे मात्राओं की कमियां थी। अब अगर वो उस पुस्तक को अच्छे साहित्यकार पढ़े अगर कोई, तो कमियां बहुत निकल भी सकती हैं। तो मैंने पुस्तक रखी है, वो रखी हुई है कुछ 100 के आसपास तो निकल गई थी, कुछ अभी रखी हुई है। तो अब मैंने ये सोचा हुआ, अब अगली पुस्तक मैं तभी लाऊंगा। आ, हालांकि तैयारी चल रही है, कहानी की एक कहानी संग्रह है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ मैं। जब अब तो खैर आ गया है और मेरे मार्गदर्शन करने लिए बहुत लोग हैं, तो मैं कुछ लिखता हूँ, कहानी भी लिखी मैंने, फिर उनको भेजता हूँ मैं। जब उनको लगता है हाँ बिल्कुल ठीक है ये, तो कहते हैं, तब उसको मैं रख लेता हूँ। तो अगर कोई बदलाव करवाना तो बदलाव कर लेता हूँ। तो बिल्कुल। जहां तक अगर प्रभु ने चाहा तो अगले वर्ष तक किताब आएगी आएगी, कहानी संग्रह। नाम भी थोड़ा-सा बता दीजिए कि किताब का नाम है, नाम, हाँ जी, देख रहे नाम हों तो नाम खरीद रहेगा, लेंगे ढूँढ के। नाम रहेगा काश समधी जी जिंदा होते। समधी जी? अच्छा मतलब थोड़ा काश, कहानियों का संग्रह है ये? हाँ जी, काश समधी जी जिंदा होते। बहुत बढ़िया नाम सोचा है आपने, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सुन के ही काफ़ी उत्सुकता जाग रही है पढ़ने ये की। हमें तो बहुत ये इंतज़ार है क्या था, आपकी बुक का। मैं बताऊं ये हुआ था क्या था कि 2020 में, जब कोरोना का समय था उस समय, पंजाब विश्वविद्यालय, मैं आपको बताऊं एक चीज और भी। जब कोरोना का समय था 2020 में, 2020 में, 19 में, हाँ 19 में, 2019 में, मैंने एमए करने की उसकी सोची थी कि हिंदी से एमए किया जाए। तो मैंने हिंदू से, इग्नू से फॉर्म भरे थे। तो उस पंजाब विश्वविद्यालय में एक प्रतियोगिता आई थी, लघु कथा प्रतियोगिता, हिंदी दिवस के अवसर पे। तो उसमें ये कहा गया था कि
कोई जो छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के हैं सिर्फ वही हिस्सा ले सकते हैं। तो इत्तेफाक से उस टाइम मैं एमए की तैयारी कर ही रहा था। तो मैंने भाग लिया। तो मैंने ये कहानी इसमें लिखी थी, यही उस टाइम छोटी कहानी थी ये, काश समधी जिंदा होते। तो ये कहानी जो थी, भारत भर से और कई कहानी आई थी, लेकिन मेरी कहानी ये जो चुनी गई प्रथम पुरस्कार के लिए। तो प्रथम बहुत बहुत पुरस्कार मिला, बढ़िया। 2,000 रुपये नगद, उन्होंने वो कैश दिया और बाकी सर्टिफिकेट आया। अब हुआ क्या, अगले दिन जो है जो चंडीगढ़ के तरफ से अखबार थे कि पंजाब विश्वविद्यालय की में था ना ये, तो उसमें इसका नाम, मेरा नाम आया, और ये भी आया कि जो मैंने कहानी लिखी थी उसका नाम। अब ये बात पहुंच गई वहां तक, इग्नू तक। इग्नू के वाइस चांसलर है, उनका फिर पास फोन आया। तो वो कह रहे हैं कि अवधेश में वाइस चांसलर बोल रहा हूँ इग्नू से, और कह रहे मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे यहाँ का संस्थान का कोई मतलब प्रथम आया इसमें। तो ऐसे कुछ बातें, उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया। और फिर उन्होंने क्या किया कि जो ज्ञानवाणी का चैनल है इग्नू का, उस पे मेरा लाइव प्रसारण हुआ था इस कहानी का। लेकिन फिर क्या हुआ कि काम का प्रेशर इतना पड़ गया बीच में कि जो दूसरा साल है वो मैं कर नहीं पाया ये कोई चीज़। नहीं है, आप जो है जब फ्री होइएगा तो वो कर लीजिएगा। और सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई, आपको जो है प्रथम पुरस्कार मिला और इनाम मिला। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, ये जो आपने बताया समधी जी जो सोचा है, तो ये आपने अपनी कल्पना से क कहानी लिखी है या फिर सच में किसी समधी को, मतलब किसी के समधी को देखा था तो आपने वैसे लिखी? कुछ बताइए। ये मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है ना कि कभी कोई कुछ भी लिखता है, अगर मान लीजिए अगर मैं हास्य की बात करूं, तो हास्य क्या है ना, हास्य कभी कल्पना पे नहीं लिख सकते पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं से हमें कोई ना कोई हिंट मिलेगी ही, वास्तविक जो है। हाँ, उसमें जोड़ जोड़ के हम तैयार कर सकते हैं। जैसे कि अब अगर हाथ से लिखना हो, अगर सिर्फ पति पत्नी के ऊपर ही लिखना हो हमेशा, तो बात नहीं बनेगी। एक ही टॉपिक हमेशा लेके चलेंगे ना अगर, तो फिर वो मजा नहीं आता है। अब जैसे कि हमें कोई चुटकुला हमने देखा बहुत पुराना, कई साल पहले का, हमें उसमें एक ऐसा पॉइंट हमें मिला कि इसके ऊपर कोई रचना बन सकती है हास्य में, तो वो बन गई। ऐसे क्या होता है, कहानी में भी होता है कि हम अपने आसपास कुछ घटना देखते हैं, तो उस घटना को फिर जोड़ जोड़ के कहानी का रूप दे दिया जाता है। इस तरह से भी होता है। तो हुआ क्या था, मैं ससुराल गया हुआ था फिर। तो हमारी जो ये है जो धर्मपत्नी उनकी जो चाची हैं, उन्होंने बताया था कि उनके यहाँ पर क्या था कि एक से उन्हीं के रिश्ते रिश्ते में ही, शायद उनकी नानी थी, कौन थी। तो क्या हुआ कि जहां पर उनकी बेटी की शादी हुई, तो उनके वो जो समधी थी ना, वो उनका स्वर्गवास हो चुका था पहले ही। तो हमेशा बोलती थी वो कि अगर समधी होते हमारे जिंदा अभी, तो हम मजाक करते जो ये वो जो भी है। तो बार बार बिल्कुल। बोलती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उनको बुलावा आया अपनी बेटी ससुराल से कि एक बार आ जाओ, घूम जाओ करके। तो ऐसे मन में आया, वो गई। हुँ, तो क्या बस में जब आ रही तो उनके साथ में एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। अच्छा। और सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं, बुजुर्ग हाँ, बैठे हाँ, हुए थे। बताइए। तो हुँ, वो बुजुर्ग जो है उनके साथ वहां तक, गांव तक गए। तो उन्हें ऐसे पूछा कि कहाँ आ जा रहे हो, उनके यहाँ पर। जैसे एक आपको नाम हुँ, बताऊं उदाहरण तौर पे, सुधा, सुधा के जा रहे हो। मैं कि हाँ सुधा के जा रहे हैं। क्या, चलो हम चलते हैं वहां तक। तो हुँ, अब गेट तक वो आए, उसके बाद करे हम जा रहे हैं। अब चले गए वो। और अंदर जब वो गई ससुराल में अपनी बेटी के, वहां देखा फोटो टंगी हुई, हमें समझी की। वो फोटो देखते वो हो गई बेहोश। और उसके बाद में अच्छा। थोड़ा होश आया, पूछा क्या बात है, कह रही ये फोटो किसकी है। मतलब ये तो हुँ, हुँ। तुम्हारे समधी जी की है, कि ये तो बस में मेरे साथ में आए थे। अरे! सच में क्या? तो ये उसी के ऊपर सही तो मैंने फिर ये लिखा, यकीन इसी नहीं हो रहा है आधारित पूरी मुझे। कहानी लिखी थी। अरे ये तो अद्भुत चमत्कार हो गया। मतलब वो इतना याद कर रही थी समधी जी को, तो समधी जी सच में मिल गया, ऐसा कुछ? हाँ। ये तो सच में बहुत अद्भुत। लेकिन मुझे लग ही रहा था कि आपने कहीं से इसे सोच के या देखा होगा तभी लिखा होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, पढ़ने लायक है। मैं तो यही कहूँगी जो लोग अभी देख रहे हैं कार्यक्रम, वो लोग बाद में इसे सर्च करके ज़रूर पढ़िएगा। और आपकी जब पुस्तक आ जाएगी तो आप मुझे दीजिएगा, मैं उसका प्रमोशन भी करूँगी, जिससे अधिक से अधिक लोगों जी तक ये बिल्कुल पुस्तक बताऊंगा, पहुँच जाए। बिल्कुल बताऊंगा भैया। अ, जी, तो अवधेश जी अब जो है समय ज़्यादा हो गया है। आपकी एक कोई अच्छी-सी रचना हाँ सुन जी। लेते हैं, फिर आगे के प्रश्न करेंगे। मैं अब जैसे कि आ रहा है स्वतंत्रता दिवस, तो एक जो वीर रत्न सुनाऊंगा आपको।
क्या है कि आजकल जो कायरता आजकल हमारे अ, जो समाज में होने लगी है, इस कायरता के कारण ही आज दुर्दशा आजकल सनातन धर्म की हो रही है। और मेरे हिसाब जो मैं कहूंगा, देखिए स्पष्ट चीजें मैं क्या मानता हूँ, और पहले के संत भी यही मानते थे। भारत का अर्थ है सनातन धर्म, सनातन धर्म का अर्थ है भारत। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जो भारत की संतान है उनके लिए गद्दारों के षड्यंत्रों से देश को आज बचाना है। हे वीरों के वंश जागो, विजयी ध्वज लहराना है, विजयी ध्वज लहराना है। गद्दारों के षड्यंत्रों से देश को आज बचाना है। हे वीरों के वंश जागो, विजयी ध्वज लहराना है। दुखित नहीं होना है किंचित, रिपुदल अब आहत होगा। खंड खंड जब वे होंगे, तब चिर अखंड भारत होगा। घबराएंगे बैरी थरथर, घबराएंगे बैरी थरथर, हमें नहीं घबराना है। हे वीरों के वंशज जागो, विजय ध्वज लहराना है, विजय ध्वज लहराना है, विजय ध्वज लहराना है। कपट कुशल धोखेबाजों पर तनिक नहीं विश्वास करो, कपट कुशल धोखेबाजों पर तनिक नहीं विश्वास करो। हे वीरों अपने प्रताप से खल के बल का नाश करो, हे वीरों अपने प्रताप से खल के बल का नाश करो। जन्मे छिपे हुए दुर्जन को, जन्मे छिपे हुए दुर्जन को चुन चुन मार भगाना है। हे वीरों के वंशज जागो, विजय ध्वज लहराना है, विजय ध्वज लहराना है। पाप पेट का भरी लबालब बात धर्म की करते हैं, पाप पेट का भरी लबालब बात धर्म की करते हैं। ऐसे क्षत्रिय काल नेम ही अंत समय से डरते हैं, ऐसे क्षत्रिय काल नेम ही अंत समय से डरते हैं। लगे मुखौटे जो चेहरों पर, लगे मुखौटे जो चेहरों पर, उनको उतार दिखाना है। हे वीरों के वंशज जागो, विजय ध्वज लहराना है, विजय ध्वज लहराना है। वो गोली से बात करे तो तुम तोपों से बात करो, वो गोली से बात करे तो तुम तोपों से बात करो। जिस भाषा को शत्रु समझे उस भाषा में बात करो, जिस भाषा को शत्रु समझे उस भाषा में बात करो। नहीं किसी से कम है भारत, नहीं किसी से कम है भारत, दुनिया को दिखलाना है। हे वीरों के वंशज जागो, विजय ध्वज लहराना है, विजय ध्वज लहराना है। यदि अधर्म के पक्ष में कोई भीष्म पितामह आएगा, यदि अधर्म के पक्ष में कोई भीष्म पितामह आएगा, सन्मुख अपने जाने कितने कृष्ण अर्जुन पाएगा, सन्मुख अपने जाने कितने कृष्ण अर्जुन पाएगा। मोह त्याग कर हर अर्जुन को, मोह त्याग कर हर अर्जुन को अब गांडीव उठाना है। हे वीरों के वंश जागो, विजय ध्वज लहराना है, विजय ध्वज लहराना है। भारत माँ के खुले केश अब रक्त शत्रु का मांग रहे हैं, भारत माँ के खुले केश अब रक्त शत्रु का मांग रहे हैं। दुर्योधन सर किसी दुष्ट की नहीं सलामत जांग रहे, दुर्योधन सर किसी दुष्ट की नहीं सलामत जांग रहे। भारत माँ को उनका गौरव, भारत माँ को उनका गौरव फिर से हमें लौटाना है। हे वीरों के वंशज जागो, विजय ध्वज लहराना है, विजय ध्वज लहराना है। गद्दारों के षड्यंत्रों से देश को आज बचाना है। हे वीरों के वंशज जागो, विजय ध्वज लहराना है, विजय ध्वज लहराना है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लिखा है आपने एकदम जो है धन्यवाद। कहते हैं वीर रस में लिखा है आपने, उसी तरह सुनाया भी है और उसी तरह लिखा है। एक-एक शब्द चीख-चीख के कह रहा है, सच में विजय ध्वज लहराना है। बहुत बढ़िया। अवधेश जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आजकल के साहित्यकार हैं, वो पुस्तकों को ज़्यादा महत्व नहीं देते और आप भी बहुत बिज़ी लाइफ़ में रहते हैं, आपका प्रोफ़ेशन, फिर काम करना इतना। तो आपसे मैं ये जानना चाह रही थी कि आप पुस्तक पढ़ने को कितना महत्व देते हैं अपनी लाइफ़ में? देखिए मैं तो कहूंगा, जैसे क्या होता है कि जो व्यक्ति, अगर बचपन से जो व्यक्ति बहरा होता है, वो बोल नहीं सकता है, अर्थात बोलने के लिए सुनना आवश्यक है। वैसे ही जो लेखक बनना चाहता है, अगर अगर वो पढ़ेगा नहीं तो अच्छा लेखक नहीं बन सकता है वो। तो पढ़ना तो जरूरी है, बहुत आवश्यक है पढ़ना। तो अब यही है, जैसे कि आपको बताओ, मैं जैसे मेरा जो साहित्यिक सफर जो चालू हुआ है, जो लिखने में रुचि हुई, कुछ तो इस प्रकार से हुई कि पढ़ पढ़ के मंचों पर जैसे विद्यालय में कार्यक्रम होते थे, उसके अलावा रामचरितमानस घर में ये थोड़ा पढ़ा करता था, इसमें सुंदरकांड। तो जो चौपाइयां हैं, इनके दोहे हैं या और बाकी छंद है, सुन के बड़ा अच्छा लगता था, पढ़ करके सुन करके। तो होता ना कि नकल करना, क्योंकि मैंने पढ़ा, तो इसलिए मैं नकल करके उसी तरह से लिखने का प्रयास किया, वही लय पकड़ करके। वो बाद में फिर मात्रा में ज्ञान हुआ, वो अलग बात है, अलग विषय है। तो अगर पढ़ेंगे नहीं तो हम लिख नहीं सकते कहीं भी। और जो मैंने कहानी जो बता रहा लिखी थी, जिसको प्रथम पुरस्कार मिला था, वो कहानी मैंने कईयों की पढ़ी थी, तभी मैं उस तरह से लिख पाया। नहीं तो आप सोचिए, इतनी सारी कहानियां आई थी,
तो मेरी कहानी है कि वो चेन नहीं थी उसमें। तो सही बात है। ये कारण है कि पढ़ना तो आवश्यक है, उसका पढ़ने का कोई विकल्प है ही नहीं। अगर कोई चाहता बिल्कुल है सही कहा। कि हम किसी को ना पढ़े, सब हमें पढ़ें, तो उसको ये बोल सकते हैं आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड। सही बात है, और फिर उसकी कहानी कौन पढ़ेगा अगर वो किसी की नहीं पढ़ेगा, तो ऐसा भी तो होता है। ये जो बिल्कुल मानव बिल्कुल। जीवन है ना, ये व्यावहारिकता पे ही डिपेंड करता है। अगर आप किसी की पढ़ते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, तो आपको भी बदले में वो मिलेगा, ये होता ही होता है। वो हम लोग कहते हैं ना, आप तो धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, आपको पता होगा, जो कर्म फल कहते हैं, तो जैसे बुरे कर्मों का फल मिलता है, वैसे अच्छे कर्मों का भी तो फल मिलता है। मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल मिलता है जी। हाँ, और ये जो आपने बताया ना, रामचरितमानस आप पढ़ते हैं और भी धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, इसके लिए मैं कहना चाहूँगी, मैं भी भगवत गीता का डेली पाठ करती हूँ। तो मैंने भी ये महसूस किया है कि जब हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो हमारे दिमाग का एकदम अलग ही विकास होता है, और ये जो कलाएँ बिल्कुल हैं जी। और साहित्यिक रचनाएँ हैं ना, ये अपने आप अंदर से ही मतलब शब्द आने लगते हैं और हम लिखने लगते हैं। आपने भी अनुभव किया होगा ये बात, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। है ना? मैं तो बिल्कुल, मेरे तो मूल प्रेरणा स्रोत रहे तुलसीदास जी ही रहे हैं। उनकी रामचरितमानस ही बहुत रही है बढ़िया। मूल प्रेरणा लिखने के लिए। तो नहीं, नहीं, यही बहुत बात है। बढ़िया है। मैं तो यही कहूँगी कि हम जितने भी मतलब यहाँ पे कोई सांप्रदायिक बात मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो जितने भी धर्मशास्त्र है ना, हर इंसान को उसे पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि चाहे एकेडमिक हो ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है हम लोग को उससे। ये तो अवश्य, आप खुद देखिए ना, जितना दूरी बढ़ती गई, जो जो अब नई पीढ़ियां जो आती गई, जितनी दूरी बढ़ती गई उनके धर्म शास्त्रों से, वो उतना ही उनके अंदर चारित्रिक पतन उतना ज्यादा होता जा रहा है। उतना ही ज्यादा, उतने ज्यादा उनके संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं। आप देखिए, अगर रामचरित मानस कोई पढ़े, उसको पता चले कि हाँ एक पुत्र कर्तव्य क्या होता है, अगर ये सब पता है, बोध है इस चीज का, तो अपने माता पिता की सेवा करेगा, माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं जाएंगे। अगर ये जानेगा कि एक पति कैसा होना चाहिए, तो कोई भी पुरुष व्यभिचार में नहीं पड़ेगा। एक पत्नी व्रती रहेगा, पत्नी है, मतलब पति व्रता ही रहेगी, तो ना वो व्यभिचार में जाएगी, ना पति व्यभिचार में जाएगा। तो और भी कई चीजें हैं। एक भाई को कैसा होना चाहिए, आजकल क्या है, आप देखा कि भाई भाई लड़ाई होती है, दोनों अलग हो जाते हैं, एक साथ मिलकर नहीं रहते, और उसमें एक भाई दूसरे भाई के सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार है। तो वो जो बिल्कुल, अगर धर्म ग्रंथों से कोई जुड़ के रहेगा, तो उसका चरित्र सामाजिक विकास होना ही होना है, और दूर होगा बिल्कुल, तो फिर तो आप पता देख ही नहीं रही हैं होगा। परिणाम आज के समय। हाँ, हम लोग सिर्फ कहते ही हैं कलयुग है, लेकिन अगर चाहें तो इन धर्म ग्रंथों को पढ़ के ना अभी भी त्रेता युग जैसा माहौल बना के और उसमें जी सकते हैं। बिल्कुल बन ऐसा सकता हो है जी, सकता है बिल्कुल बन सकता पॉसिबल है। है। अवधेश जी, अब जो है कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप जो है लेखन में काफ़ी दिनों से हैं, आपने बहुत कुछ सीखा भी है और धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ लेखन के टिप्स देना चाहेंगे, जिससे वो अपने लेखन को और साकार कर सकें? जी, मैं इतना बड़ा तो लेखक नहीं हूँ कवि जो उनको कुछ टिप्स दे सकूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा मैं कि पहली बात तो लिखना प्रारंभ करें, और प्रयास ये करें लय में लिखने के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा पहले कि आप प्रारंभ में मात्राओं का ही ज्ञान ले लो, मतलब पहले लिखना प्रारंभ करो आप लय में, जैसे कोई भी लय आपने पकड़ ली। क्योंकि देखिए, मैं कुछ उदाहरण आपको दूंगा, कि आवश्यक नहीं है कि जिसमें तुकांत नहीं है ना, वो उसको गा नहीं सकते, गा सबको सकते हैं, लेकिन एक विशिष्ट लय होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, कुछ समय पहले तक मेरी सोच ये थी कि वो कविता कविता ही नहीं जिसको गा नहीं सकते हैं, ऐसा सोचता था मैं। लेकिन क्या होता है कि कभी जीवन में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, जैसे हमारे पवन सर जी की मैंने बात की थी अभी, आगमन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक थे, तो उन्होंने कहा कि उधर ऐसी बात नहीं है कि वो कंपोज करने के ऊपर होता है कि कोई कंपोज कैसे कर रहा है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, पुरानी फिल्म का गाना था, ए भाई जरा देख के चलो, इसमें कहीं तुकांत नहीं है, ये पूछे छंद मुक्त रचना है, लेकिन गाया गया, और देखिए। और अभी ताजा उदाहरण आपको मैं दे रहा हूँ, आप लोग गाना सुना होगा वो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए, वृंदावन मेरो वृंदावन। उसमें एक बंद जैसे आया हुआ है कि आतुर हो हरिवंश पुकार्यो, राधा राधा नाम, सगल कुंज यमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। इसमें आप देखेंगे, किसी आप सब पंक्तियां उठा के देख लो, आप आपको कहीं भी तुकांत नहीं मिलेगा।
ऊपर की पंक्ति नीचे पंक्ति की तुकांत मैच करेंगे ही नहीं, लेकिन आप देखो इसका लय कितनी अच्छी लग रही है, वो इस बिल्कुल, तरीके से इसको लय में पिरोया गया है। तो इसलिए मेरा अभी जो विचार थोड़े से बदले हैं पहले तो, पहले तो मैं कहूंगा लय पकड़िए, वो और लेकिन हुँ, साथ में ये भी छंद भी सीखना जरूरी है, क्योंकि छंद का ज्ञान होना आवश्यक है। आप प्रयोग करो ना करो वो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ज्ञान होना और अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। तो ये भी आवश्यक है कि छंद जो प्राण है वास्तव में सही कहा आपने। काव्य के। आप आपकी बात सुन के मैं यही सोच रही थी कि मैं भी हालाँकि साहित्यकार हूँ, पर ये गाना और छंद में लिखना मुझे भी नहीं आता, तो मुझे भी शायद सीखना चाहिए, आ आपकी जाएगा। बात बिल्कुल सही है। अच्छा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा प्रयास लगेगा सब हो जाएगा। ज़रूर, मैं भी कोशिश करूँगी और हमारे जो दर्शक हैं, वो लोग भी समझ गए होंगे कि लिखने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, अवधेश जी ने जैसा कि बताया, तो वो भी सीख जाएँगे और मैं भी सीख जाऊँगी। अवधेश जी, अब मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आप दिल्ली में रहते हैं और आपको बाहर के लोगों का भी बहुत अनुभव है क्योंकि आप बाहर के लोगों के साथ भी काम कर चुके हैं। तो आप कुछ ऐसी बातें हमसे साझा करना चाहेंगे जो मतलब बहुत ही प्रेरणादायक हो, आपके जीवन में घटी हो ऐसा कोई संस्मरण? संस्मरण तो मैं क्या बताऊं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जीवन में, मतलब हर तरह के लोग मिलेंगे आपको। अब जैसे मैं बताऊं, अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं, लेकिन सबसे बात ये है ना कि जिससे हमारे विचार मिल रहे हैं, जिसके साथ हम बैठ करके हमें ये लगता है कि देखिए, एक होता है जबरदस्ती का रिश्ता, है ना? क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम मित्रता हो गई हमारी, लेकिन हम अंदर स्वयं महसूस होता है कि ना हम जबरदस्ती निभा रहे हैं, अपने महसूस महसूस होने लग जाएगा। और जो हमारे तरीके हमारे जैसे ही हैं, जिनसे हमारी अच्छी बनेगी, उसमें जो अपनापन है अलग से ही। जैसे आप बताओ, जब आपको उदाहरण देता हूँ मैं कि अभी जैसे मेरे कुछ मित्र हैं, उनका नाम भी लूंगा मैं, जैसे कुलदीप कौर जी हैं, और हमारे विक्रम मिश्र अनकर जी, जिनसे मतलब मैंने छंद सीखे हैं थोड़े, और ये गजल के बहर वगैरह। एक हैं हमारे शुभेंद्र जायसवाल जी, और कुछ मित्र हैं। हाँ, ये 3 और 4 मित्र हैं। तो जब हम लोग पहली बार 2018 में 2019 में पहली बार मिले थे दिल्ली में सारे एक कार्यक्रम में, और हम उसी रात के सब लोग, ये लोग दिल्ली से बाहर से आए थे। क्या है, कुलदीप कौर जी तो फिलहाल तो अभी दिल्ली में रह रही हैं। इनके पति जो है वो एयरफोर्स में ऑफिसर हैं। तो उस टाइम की पोस्टिंग कश्मीर में थी, तो कश्मीर में थे, वो कश्मीर से आए थे उस समय। और एक मित्र हमारे विक्रम मिश्र जी, वो लखनऊ से आए थे। शुभेंद्र जायसवाल जी बनारस से आए थे। तो हम लोग जब मिले, हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से हम परिचित परिचित हैं आपस में। और हम एक ही होटल में हम लोग रुके, और मतलब बहुत अच्छा समय बीता। तब से लेके आज तक हमारी, ये समझ लीजिए जी आप, जीवन में कई क्षण ऐसे आए, ऐसे समय कई बार आया कि लोगों ने इस मित्रता को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन टूटी ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं टूटी। अभी कुछ समय पहले भी ऐसा प्रयास हुआ था, लेकिन नहीं। और वो लोग जान गए हैं कि इनको अलग नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है ना कि, वही कहता हूं मैं, जिससे संबंध मजबूत रहेगा जुड़ करके, वो अंदर से महसूस होने लग जाएगा। और जिससे हम ना जबरदस्ती वाली बात है ना, वो अंदर से लगेगा कि यार इससे हम जबरदस्ती, मतलब कि वो बात बन नहीं रही है। तो कहा था मैं आपको, एक वो मुक्तक सुनाया था कि कुछ लोग गैस जैसे होते हैं, तो जब वो चले आते हैं ना वो लोग, सही तब लगता है कि हाँ, वो जबरदस्ती चीजें चली गई अब। सही बात है, बिल्कुल सही कहा। तो मेरी तरफ से तो मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि आप लोग की मित्रता ना आगे भी ऐसे ही बनी रहे। और ये चीज़ जो आपने कही ना मित्रता लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो पता नहीं क्या है आजकल हमारे समाज में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं जो कुछ देखकर लोगों को मतलब जैसे आपस में लोग ज़्यादा उनके अच्छे संबंध होते हैं तो उन्हें अपने आप ही जलन होने लगती है, जबकि उनका ना कोई नुकसान हो रहा है, ना कोई फ़ायदा हो रहा है, हाँ फिर जी। भी एक पता नहीं क्या उनके मन में आता है कि वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर मेरी तो यही दुआ है आप लोग की दोस्ती बरकरार रहे इसी तरह हमेशा। आप धन्यवाद कुछ जी। कहना चाह रहे थे इस बारे में? अपनी दोस्ती नहीं, के इस विषय बारे में? में तो मैं नहीं, बस मैं बता दिया, वो तो बस यही था कि ये तब सबसे बड़ी चीज कहते हैं अपने, अगर कोई व्यक्ति कोई हमें कुछ कह रहा करके, एक मजबूत विश्वास, ये उसकी नींव होती है हर मित्रता की। किसी ने आके बोल दे कि वो तो ऐसे बोला था आपके बारे में, है ना, वो तो ऐसे, तो अब क्या है कि अगर मैंने ही बोल दिया, मैंने जैसे किसी कुलदीप जी से कहा अवधेश तो ऐसे ऐसे बोल रहा था आपके बारे में, या पंकज है, पंकजों की, पंकज भाई अवधेश ऐसे ऐसे बोल रहा था, तो पंकज क्या बोलेगा, कि मैं मान नहीं सकता, ऐसा बोल सकता है वो, मान नहीं सकता, उसकी बात तो बनी आएगा। फिर मुझसे बात करेगा कि वो ऐसे ऐसे बोल रहा था। तो यहाँ मैंने अपना पक्ष, उसने अपना पक्ष पे ही रख दिया कि नहीं, अवधेश ऐसा नहीं बोल सकता है,
फिर मुझसे बात हुई, मैंने बता दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो जो विश्वास होता है, तो वो एक नींव है इस चीज की, इसका आधार है मित्रता का। सही कहा जी आपने। नहीं, आप लोग की दोस्ती बस इसी तरह बरकरार रहे, मेरी यही दुआ है। बहुत अच्छी दोस्ती है आपकी। अवधेश जी, धन्यवाद। समय ज़्यादा हो रहा है। एक आपकी हाँ जी। रचना और सुन लेते हैं, फिर 2-3 प्रश्न करेंगे, फिर कार्यक्रम समाप्त करेंगे। ठीक है जी, तो मैं अब सुनाता हूँ आपको। एक पत्नी है, वो भी कवियत्री है। जी, स्वागत है। एक तो पत्नी, ऊपर से कवियत्री, फिर सोचिए आप क्या कर सकती हो। तो सही वो कहती बात है है। अपने पति से, छिपाती हूँ उम्र बस में बहुत कुछ तुम छिपाते हो। छिपाती हूँ उम्र बस में बहुत कुछ तुम छिपाते हो। सही वेतन भी मुझको तुम कहाँ अपना बताते हो। पुरुष के नाम रखते लड़कियों के तुम सभी नंबर। पुरुष के नाम रखते लड़कियों के तुम सभी नंबर। मेरे बस फोन छूने भर से तुम तो कांप जाते हो। तुम्हारी तोंद का प्रेशर बटन जब शर्ट के तोड़े। तुम्हारी तोंद का प्रेशर बटन जब शर्ट के तोड़े। बहाना गैस का साजन गजब ही तुम बनाते हो। बता दूंगी सभी को मैं तुम्हारे सिर के बारे में। बता दूंगी सभी को मैं तुम्हारे सिर के बारे में। छिपाने चांद को अपने रोज तुम विग लगाते हो। देखकर जो पड़ोसन को बहुत तुम मुस्कुराते हो। देखकर जो पड़ोसन को बहुत तुम मुस्कुराते हो। कहीं ना जान जाए तुम दांत नकली लगाते हो। फटे मोजे से जैसे झांकता कोई अंगूठा है। फटे मोजे से जैसे झांकता कोई अंगूठा है। खिड़कियां खोल वैसे ही ये मुखड़ा तुम दिखाते हो। खिड़कियां खोल वैसे ही तुम मुखड़ा तुम दिखाते हो। नहीं है बहुत खूब। सामने मेरे तुम्हारे हैसियत कुछ भी। नहीं है सामने मेरे तुम्हारी हैसियत कुछ भी। मगर सारे जहां में शेर खुद को तुम बताते हो। मगर सारे जहां में शेर खुद को तुम बताते हो। या बहुत ही बढ़िया लिखा है आपने। आपने जो कहा ना पहले कि एक तो स्त्री ऊपर से लेखिका, तो वही मेरे दिमाग कवियत्री। में आया कि हाँ, कवियत्री तो मेरे दिमाग में वही आया ना कि वो जो ताना औरतें मतलब पत्नियां अपने पति को डायरेक्ट मारती हैं, ये कविता के माध्यम से मारेंगी। बहुत ही बढ़िया लिखा है आपने। अ, अच्छा व्यंग्य था, बहुत ही मज़ेदार था और हमारे दर्शक अच्छा, जो देख एक रहे गाना। हैं वो इसे 1 मिनट मैं बोल दूँ अपनी बात। हमारे जो दर्शक हाँ ये जी जी। देख रहे हैं वो हाँ जी। इसे हास्य के रूप में ही लीजिएगा, कोई ऐसा मज़ाक उड़ाने या किसी को हर्ट करने जैसा नहीं था, बस ये एक ऐसे व्यंग्य के रूप में ही था सबको हँसाने के लिए। देखिए, अब आप अपनी बात ये कहिए। तो मजाक ये तो मजाक अपने ऊपर ही बनाया है मैंने। अच्छा, कहता अच्छा। है लोग कहते हैं कि भाई तुम तो पत्नी की, कभी लोग तो पत्नियों का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ मैंने पत्नी का नहीं, यहाँ मैंने पति का मजाक उड़ाया है। अब कोई मुझे बोल नहीं सकता कोई। अगर बिल्कुल, कोई बिल्कुल। कोई अगर प्रखर नारीवादी भी होगा, तो ये प्रश्न नहीं उठा सकता कि तुमने पत्नी का मजाक उड़ाया, तो मजाक तो पत्नी का उड़ाया बिल्कुल, इसके अंदर। सही और कहा अब मैं आपने। एक मैं अभी सुनाता हूँ कुंडलिया, उसमें पति का ही मजाक है। जी, पोछा जी, स्वागत सूखा है। था नहीं की जो चौखट पार। पोछे गीले पोछे का बहुत महत्व है। जब तक सूख न जाए तब तक जाना नहीं चाहिए उसके पार। पोछा सूखा था नहीं की जो चौखट पार। खाई लाली गाल पर खाई ऐसी मार। खाई ऐसी मार हुई तन पीड़ा भारी। भारी देखो पड़े सर्वदा नर पर नारी। यहाँ भी नारी ही भारी है। नारी बिल्कुल। देखो पड़े सर्वदा नर पर नारी। कभी नहीं अवधेश कर्म अब होइए खोटा। कभी नहीं अवधेश कर्म अब होइए खोटा। रहना चौखट पार। कभी नहीं अवधेश कर्म अब होइए ओछा। रहना चौखट पार रहे जब गीला पोछा। बहुत बढ़िया, सही बात है। कहते हैं ना कि नारियाँ जब पोछा लगाती है तो डायनामाइट बिछ गया है ऐसा समझना चाहिए और आना नहीं चाहिए, हाँ जी वरना जी। एक तो दिन भर काम करती हैं तो और ही गुस्सा होके भड़क जाती हैं। बहुत ही बढ़िया लिखा है आपने। मुझे लगता है कि आपकी जो मिसेज़ है वो कुछ ज़्यादा ही आप पर हावी रहती हैं, इसलिए आपकी भावनाएँ कविता के माध्यम से निकल रही हैं। मतलब मैं मज़ाक कर रही हूँ, आप सीरियस मत लीजिएगा। नहीं नहीं, मैं सीरियस नहीं ले रहा, मैं सीरियस लेता नहीं किसी चीज को। जी, जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी रचनाएँ सुन के। काफ़ी ह मतलब काफ़ी हँसमुख टाइप के हैं और बहुत अच्छी-अच्छी कविताएँ आप लिखते हैं। अवधेश जी, अब मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जानना नहीं मतलब हमारे जो दर्शक हैं, आप उनके लिए कोई संदेश या कुछ कहना चाहते हैं, जो मतलब अब तक आपने कहा ना हो? तो इस मंच के माध्यम से अगर कुछ कहना चाहते हो हमारे दर्शकों को? मैं तो यही कहूंगा कि अगर कोई लेखक है, कवि है, तो पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। और जो अच्छे रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं पढ़ें। और कभी कभी कहीं कमियां भी होती हैं। अगर लगता है कि हाँ उनमें कुछ कमी है, तो उन कमी को हम ग्रहण ना करें, उनकी जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो हम ग्रहण करें। उसके अलावा आध्यात्म से हर कोई अवश्य जुड़े।
अवश्य जुड़े, क्योंकि दोनों, क्योंकि आध्यात्म ही जो है वो मानव जीवन की नींव है। और जी, सबसे अगर मैं कहता हूँ, कुछ भी अगर नहीं कर सके अगर, तो जैसे भगवान का नाम, जो भी नाम प्रिय हो उस नाम को जपें। मानस में तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, और कोई इसमें उपाय है ही नहीं। बिल्कुल। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतर नहीं पा रहा है। इससे दो फायदे होते हैं, आपकी जो सांसारिक उन्नति भी होती है, और बाद की जो आध्यात्मिक उन्नति, और जो शरीर छूटने के बाद जो गति होनी है, वो भी परम गति होती है। बहुत वो कल्याण है, मतलब निश्चित निश्चित होए। तो आप जो चीज कर रहे हैं उसमें भी उसे निखार आएगा ही आएगा। तो अध्यात्म का भी वो भी ले अपना, अध्यात्म को साथ में लेके चलें। अगर साहित्यकार हैं तो रचनाएं खूब अच्छी अच्छी पढ़ें, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें, और लोगों की रचनाएं सुने, प्रस्तुतियां सुने। तो ये चीजें। बहुत ही अच्छा संदेश दिया आपने। बहुत मतलब दिल को खुशी हुई जान के। मैं भी काफ़ी आध्यात्मिक हूँ और भगवान का नाम रटना, लेना, जपना या जो भी हम लोग कहते हैं ना, ये मैं बहुत करती हूँ। तो बहुत ही अच्छा संदेश था आपका और ये बहुत ही कारगर भी है। मैं एक बात बताऊँ आपको, मतलब आप चाहे पूरे दुनिया की किताबें पढ़ लीजिए और सिर्फ़ एक भगवान का, किसी का नाम लेके रटते रहिए सारा दिन, तो नाम। भगवान के नाम से बिल्कुल। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी और काफ़ी कुछ नई-नई चीज़ें अपने आप ही पता चल जाएँगी। लेकिन दुनिया भर की किताबें या एकेडमिक स्टडी से वो सब नहीं पता चलता। आपने भी महसूस किया होगा ये देखिए, चीज़ तो। मैं आपको एक चीज बताऊंगा। जैसे क्या होता है हुँ, हुँ। कि परिवार में कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कभी उनके जीवन में कभी बनी नहीं परिवार के उस एक से एक सदस्य विशेष से, विचार नहीं मिले या कुछ भी समझ लीजिए, हमारा लड़ाई झगड़ा होता रहा है। तो ये कहा जाता है कि आ, ऐसा कोई उपाय नहीं है किसी व्यक्ति का स्वभाव बदल दे। जो स्वभाव उसका बचपन से है, वही स्वभाव मृत्यु पर्यंत बना ही रहता है, कभी नहीं बदलता है। लेकिन नाम के अंदर में शक्ति ऐसी, मैं स्वयं देखी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बहुत चीज अपने जीवन में महसूस किए हैं। स्वभाव भी उस व्यक्ति का बदल जाएगा, अवश्य बदलेगा। घर में शांति हो जाएगी। अपने आस पास आप जहां जहां चाहो, जिस जिसके द्वारा, जिस किसी के द्वारा आपके जीवन में प्रगति रुक रही है, कुछ रुकावटें आ रही हैं, वो आपके लायक नहीं है, तो उसको भगवान आपसे दूर कर देंगे। क्या होता है ना, देखिए, कई जैसे हमारे शरीर में कोई फोड़ा होता है, उसमें पीप भर जाती है। पीप भर जाती है तो माँ क्या करती है, उसको फोड़ती है। बेटा चिल्लाता है दर्द से, लेकिन उसको पता है कि जब पीप निकल जाएगी, उसके बाद में उसको आराम मिल जाएगा, उसका कष्ट दूर हो जाएगा। वैसे केवल बिल्कुल, भगवान करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, उसका वो कष्ट निकालते हैं। उसको लगता है उसमें बहुत दर्द होता है, मतलब उसे हृदय में कष्ट होता है, बहुत वो दुखी होता है, लेकिन बाद में वो समझ में आता है कि भगवान ने वो सही जब किया मेरे साथ, मेरे लिए बहुत अच्छा किया है। तो बाद में समझ में बिल्कुल। आता है। तो ये विचार में लेके चलना चाहिए नाम जब, और अगर कुछ उसमें कुछ अवांछनीय हो रहा है, तो समझना चाहिए कि भगवान हम पी भी निकाल रहे हैं हमारे फोड़े से। ये सोचना चाहिए। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ क्योंकि ये मेरा भी पर्सनल अनुभव है जो आप बता रहे हैं। मैं भी नाम जप करती हूँ, राधा जी की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो मैं मेरा भी मैं भी पर्सनल वही, अनुभव आप है। भी तरह, बिल्कुल आप भी की तरह। क्योंकि मैं तो आज प्रेमानंद जी महाराज को ही अपना गुरु मानता हूँ, और उन्हीं के दिए हुए हाँ, नाम। वही उन्हीं से मैंने राधा जी का नाम सुना और फिर मैंने भी राधा जी को, मतलब एक होता है ना कि अगर आपको ठाकुर जी को प्रसन्न करना है, उनको मनाना है, तो आप राधा जी के चरण पकड़ लीजिए, सबसे ठाकुर सरल जी तो पाई है, अपने आप ही बस सबसे में आ सरल पाई ही जाएँगे, है, अपने है ना? पाएंगे। और प्रेमानंद जी वो भी तो यही फिर चीज़ वो तो बोलते हैं। वो तो भगवान की भगवान है, तो हम तो बस वही मैंने चीज भी है। पता है प्रेमानंद जी से भी यही सीखा है कि मतलब अगर आपको राम जी को मनाना है, आप सीता जी के पैर पकड़ लीजिए। अगर आपको कृष्ण जी को मनाना है, हाँ आप जी। राधा जी के पैर पकड़ लीजिए। अगर हाँ आपको जी, शिव सर जी पकड़ को लीजिए। मनाना है, तो आप जो है जो शक्ति पार्वती हैं, उनके पैर पकड़ लीजिए। माता जब अम्बा की, हाँ। आप इन लोग के, हाँ, माताओं के पैर पकड़ लेंगे, तो पिताजी तो अपने आप ही मान जाएँगे, ऐसा। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, इसमें एक चीज और भी है, हुँ, ये पेमन जी महाराज जी ये बात कहते हैं, और बाकी सभी शास्त्रों में भी यही है कि जब भगवान शिव, क्योंकि अगर कोई आज के समय अगर राधा जी का भक्त है, भगवान कृष्ण का, भगवान राम का भक्त है ना अगर, तो कभी ना हुँ, कभी भगवान शिव का भक्त जरूर रहा होगा वो, पक्का रहा बिल्कुल। होगा। क्योंकि भगवान शिव जो प्रसन्न होते हैं, तो किसी जन्म में रहा हो भगवान शिव का पक्का भक्त, या इस जन्म में ही रहा हो, क्योंकि भगवान शिव प्रमोशन करते हैं उसका एक प्रकार से। उसका अच्छा, उसको भगवान जब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, तो या तो भगवान राम की भक्ति प्रदान कर देते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान कर देते हैं। और भगवान राम के कोई भक्त है अगर, उसको अगर क्या है, माधुर्य चाहिए अगर, बहुत ज्यादा, मतलब भक्त उनका है, माधुर्य चाहिए, तो भगवान राम उसको अपने कृष्ण स्वरूप की भक्ति प्रदान कर देंगे, अपने कृष्ण स्वरूप की।
और या कृष्ण भगवान प्रसन्न हुए तो राधा जी की भक्ति प्रदान कर देंगे। वाओ! इस तरह से ट्रांसफर काफ़ी होते होते, यानी अगर कोई राधा जी के चरणों में आ गया है तो समझ लीजिए वो बिल्कुल टॉप पे आ गया, अब उसे और कहीं नहीं जाना है। बिल्कुल, यानी उसका प्रमोशन होते होते यहाँ तक पहुंचा दिया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात ये चीज बताई, बहुत अच्छा लगा सुन के। काफ़ी आपको नॉलेज है धर्म के बारे में, सनातन के बारे में। मुझे भी बहुत नहीं, इंटरेस्ट है इन मुझे सब ध्यान बातों में। नहीं। मैं तो बहुत बस अच्छा ये लगा जो भी आपसे संतों मिलके। मुझे जो सुना है संत मुख से, बस हुँ। वही है, कुछ नहीं। वो लोग तो उनको तो भगवान ऊपर से ज्ञान देते हैं ना, वो लोग किताब नहीं पढ़ते, उन्हें जो ज्ञान आता है वो ऊपर से ही आता है भगवान का नाम लेते हुए। देखिए तो उनका मैं जो आप बात रहती है ना वो बिल्कुल सही रहती है। हाँ, मतलब मैंने आपको बताऊं, अभी मैं अयोध्या जी आया था, अभी 1 महीना हुआ होगा जहां तक है। तो ये जानकी महल है, आप तो अयोध्या जी के तो पता ही होगा आपको, जानकी महल में रुके हुए थे हम लोग। तो हुँ, हुँ। जिनके साथ में आया था वो यहाँ की योगाचार्य हैं मैं इधर के, तो अच्छा, वो लेके आते थे सबको, और जब आते हैं सबको लेके हमेशा नाम संकीर्तन ही चलेगा पूरी बस में। रास्ते में थोड़े 1 2 2 3 घंटे मिलेंगे ऐसे ही आपको विश्राम के, बाकी नाम संकीर्तन ही चलता रहेगा। तो उन्हें हुँ, भंडारा भी करवाया था साधु संतों के लिए भी वहां पर। तो अच्छा। अब उनकी भगवान की कृपा से मुझे थोड़ा सौभाग्य मिला उनकी सेवा करने का। हुँ, तो लास्ट में मैंने देखा, अच्छा ऐसे साधु संतों बारे में सुना था मैंने सिर्फ, कि ऐसे संत भी होते हैं, जैसा मैंने देखा वहां पर जब सब लोग चले गए, सारे संत और जो ब्रह्मचारी बालक थे, वेद पाठी, जो वो चले गए, तो जो बचा हुआ था वहां पर जूठन, जो मतलब उनका जो बचा हुआ था उच्चिष्ट, तो क्या हुआ, एक साधु आए, एक संत, एक बूढ़े थे, अपने डोलची में 2 3 पात्र थे जो बचे हुए संतों खाए हुए, तो उनकी खीर जो अपनी डोलची में डाल के वो ले गए। अगर वो चाहते तो वहां बैठ के भी भोजन कर सकते थे वो, लेकिन बिल्कुल। वो, और मैंने सुना था कि इनके संतों के बच्चे हुए की महिमा अलग ही है। और जो अत्यंत दयनीय संत होता है, दयनीय संत, जो संतों सारे एक बराबर ही होते हैं, लेकिन ऐसे संत तो संतों के शिरोमणि होते हैं। तो उनकी कृपा से ऐसे संत के दर्शन भी करने का सौभाग्य मिल गया। वाह! बहुत बढ़िया, आपकी तो सच में आप पे भगवान की कृपा है जो आपको इतने सारे अद्भुत मौके मिले हैं, बहुत बढ़िया। तो अवधेश जी, अब मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे कि आपको हमारे श्री राम साहित्य सेवा संस्थान से जुड़ के कैसा लग रहा है? थोड़ा अपने अनुभव इस बारे में भी साझा कीजिए। जी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात तो नाम ही इसका है, श्री राम साहित्य संस्थान। ताकि देखिए मेरा तो क्या है, वही चीज़ बता रहा हूँ, जो अपना अनुभव कि भगवान राम के ही नाम से मेरी शुरुआत हुई है। उनका नाम जपना या रामचरितमानस पढ़ना, सुंदरकांड पढ़ना। तो बस वही धीरे-धीरे, क्योंकि कुछ मन में ऐसी बातें थी जो प्रभु ने मतलब जानी मेरे बारे में, मतलब मेरी इच्छा पूर्ति के लिए ही उन्होंने मुझे अपने इस स्वरूप में भेज दिया, कृष्ण स्वरूप के लिए। तो तो प्रारंभ तो वही है मेरा, राम। सही ये कहा। तो जो नाम है ना, मुझे इतना प्रियता है इस नाम से ही प्रियता है। तो आपकी संस्था का नाम है उन्हीं के नाम पर है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है बिल्कुल, कि मेरे बिल्कुल। प्रिय नाम में से है ये। और उसके अलावा धीरे-धीरे मैं जैसे देख रहा हूँ फेसबुक पर आपके संस्थान की जो पोस्ट आ रही है वो सब देख रहा हूँ मैं, तो अच्छा लग रहा है बहुत। और आज जो है आपके साथ में सामने बैठ के जो वार्ता हुआ, इससे और भी अच्छा लग रहा है। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो अवधेश जी अब जो है हम समय हो चुका है और हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपके बारे में जान के। मैं आपकी तारीफ़ में एक चीज़ कहना चाहूँगी कि प्रोफ़ेशन से आप इंजीनियर हैं और टैलेंट से आप साहित्यकार हैं और साथ में आपको आध्यात्म का भी बहुत मतलब शौक है, बहुत रुचि है उसमें, बहुत ज्ञान है। तो ये तीनों चीज़ें विपरीत है लेकिन आपके अंदर ये तीनों देखने मिली तो ये बहुत ही ज़्यादा अद्भुत थी और लोगों को इससे बहुत अच्छी प्रेरणा भी लेनी चाहिए और इसी तरह बनने की कोशिश करना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगी कि आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई हमें, हमारे दर्शकों को, तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया। अब अवधेश जी बहुत धन्यवाद। आपसे विदा लेना चाहेंगे। जय श्री राम। बिल्कुल जी, जय श्री राम।